Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So I hope you all doing well. So start करते हैं आज का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था जीडीपी क्या होता है और सेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स में किस तरीके से चेंजेस आए। As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing numbers of craftspersons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides these, there were also transporter, administrative, and army. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. कहते हैं जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे जैसे एग्रीकल्चर के जो मेथड्स है वो चेंज होते गए, वैसे वैसे जो फार्मर्स है वो और ज़्यादा प्रॉस्पर धनी होते चले गए। उन्होंने और अच्छा फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, बहुत सारे लोग अब अदर एक्टिविटीज में भी बिजी हैं। ठीक है, बाइंग बढ़ गई है, सेलिंग बढ़ गई है लोगों की, ट्रेडर्स बढ़ चुके हैं, तो इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बढ़ गया है, आर्मी भी बढ़ गई है, तो सारी चीज़ों में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली बिकॉज the new methods of the manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. 100 से भी ज़्यादा सालों में मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज ने भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। जो लोग पहले एग्रीकल्चर में बिजी थे अब वो भी फैक्ट्री की साइड आने लग गए हैं, फैक्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं। तो अर्लियर वर्कड ऑन फार्म नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैक्ट्रीज में काम करना शुरू करने लग गए हैं। पीपल बिगिन टू यूज मैनी मोर गुड्स that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually become the most important in total production and employment. Over time, a shift had taken place. This means that importance of the sector had changed. तो वो कहना चाहते हैं कि पहले जहाँ पर एग्रीकल्चर में जहाँ पर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, या एग्रीकल्चर में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजी होते थे, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, फैक्ट्री साइड्स में शिफ्ट हो गए, यानी सेकेंडरी सेक्टर में चले गए हैं। इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट। फिर 100 ईयर्स में फिर से चेंज आया और सारे के सारे लोग कहाँ पे अट्रैक्ट हुए, थर्ड सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर में। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये जनरल पैटर्न देखा गया कि जो पहले हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग बिजी थे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, फैक्ट्रीज में काम करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टर्सरी सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, यानी कि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लगी। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया में क्या हाल था, ये तीनों सेक्टर का, अभी तक तो जो हम बात करें वो डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे, अब इंडिया में क्या है इन तीनों सेक्टर्स का। ओवर द 3 years हैव बीन चेंज्ड सिमिलर टू पैटर्न ऑब्जर्व फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। वी शैल सी द नेक्स्ट सेक्शन। अब देखते हैं इंडिया में क्या हुआ। यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रखा है, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, पर्पल, येलो और ग्रीन कलर का है। यहाँ पे दिखा है जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। तो देखो आप 1971 में हमारे पास जो ग्रीन यानी एग्रीकल्चर से जो जीडीपी था और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का जो जीडीपी था उनमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर से जो जीडीपी आ रहा है वो काफ़ी है बाकी सेक्टर से। लेकिन जब हम 2010 और 11 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जीडीपी आ रहा है वो हमारा आ रहा है टर्सरी सेक्टर से, यानी सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्री से उसके बाद, और सबसे कम जो जीडीपी आ रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर से आ रहा है, यानी कि जो जिसको हम पहले इंपॉर्टेंस दिया करते थे एग्रीकल्चर से, अब वहाँ से ही सबसे कम जीडीपी हमें मिल रहा है।
तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन ओवर द 40 years between 1970 to 71 and 2010 to 11, while production in all the three sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector. तो हम देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर में किस तरह से जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बढ़ गया है. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. देखते हैं हम धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप्ड होता चला जाता है, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंट्री जब धीरे धीरे करके डेवलप्ड होता है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता चला जाएगा. यानी कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सारी चीज़ें, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें हमें मिलेगी. ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेवलप्ड होते चले जाएंगे हमारे पास सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, उसका जीडीपी भी बढ़ता चला जाएगा. तो डेवलपिंग कंट्रीज, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सेक्टर्स. सेकेंड, the development of agriculture and industry lead to the development of services such as the transport, trade, storage and like, as we have already seen. अच्छा, हम दूसरा क्या देखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है, उनमें अगर ग्रोथ हो रही है, अगर वो एक्सपेंड करते हैं तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो वहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी. या हमें मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको मार्केट तक लेके जाना है, तो मार्केट तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए. कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? सर्विसेज चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगी? सर्विस सेक्टर से. तो as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training. ये सारी भी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी हम और ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे. हम बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, मूवी देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी. और जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी सर्विस सेक्टर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. फोर्थ, over the past decades or so, certain new services such as those based on information. हमने देखा है कि सर्विस सेक्टर की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है. आजकल देखो तुम खुद ही, आप लोग भी गेम में इतना बिजी रहते हो, मोबाइल में इतना बिजी रहते हो, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. ठीक है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी है. तो न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली. तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी रैपिडली बढ़ रही है. डिमांड है ये. ठीक है, न्यू जनरेशन की डिमांड है, टाइम, डिमांड ऑफ टाइम है. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जैसे बढ़ती चली जाएंगी सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. Last, you must remember that not all of the service sector is growing equally. Service sector in India employ many different kind of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. अच्छा, एक और चीज़ है, सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इक्वली नहीं होगी. यानी कि सर्विस सेक्टर में कुछ तो ऐसे वर्क प्लेसेस होंगे जहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे, लाइक बीटेक वाले चाहिए होंगे, एमसीए वाले चाहिए होंगे, बीसीए, यानी कि एजुकेशनल जो होंगे वही लोग, स्किल्ड वर्कर जो होंगे वही वहाँ पर जा सकते हैं, वही काम कर सकते हैं. लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, अगर मुझे गाड़ी चलानी है ट्रांसपोर्ट के लिए तो मुझे ज़्यादा स्किल्ड की ज़रूरत नहीं, बस गाड़ी चलानी आनी चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, या कोई शॉप खोली है, या कोई चीज़ है, बार्बर है, या कोई है तो स्मॉल शॉपकीपर है, रिपेयर पर्सन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, इनके लिए इतने हाई स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है. तो these people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence only a part of this sector is growing in importance. So important sectors में जो है सर्विस सेक्टर में कुछ पार्ट तो इम्पोर्टेंस गेन कर रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट इम्पोर्टेंस गेन नहीं कर रहे हैं. थर्ड चीज़ हम इसमें क्या देखेंगे, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. अच्छा, जीडीपी तो बढ़ गया है, टर्सरी सेक्टर का जीडीपी बढ़ गया, लेकिन क्या वो उसी रेट से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो तो अभी भी एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा है और टर्सरी सेक्टर में कम है.
जबकि टर्सरी सेक्टर का जीडीपी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर का कम है, तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ क्यों नहीं हो रहा है इतना? तो ये है एम्प्लॉयमेंट जो शेयर है वो अभी भी एग्रीकल्चर में ही है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह पे, बाकी जो सेक्टर्स है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, More than half of the workers in a country are working in a primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of produce, whereas they employ less than half of the people. तो ये देखा जा रहा है कि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही बिजी है, इन्वॉल्व है। ठीक है, वट इट मीन इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इन नेसेसरी, यानी कि एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो वहीं पर बिजी हैं। इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है लेकिन अभी भी काम 50 लोग कर रहे हैं। अगर वो 50 में से 40 हट भी जाएंगे तो प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों की मुझे ज़रूरत है और 50 काम कर रहे हैं, 50 में से 40 हट जाएगा तब भी प्रोडक्शन उतना ही है, 50 काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्शन उतना ही है। तो इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट है उसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि लोग बिजी लग रहे हैं कि इन्हें जॉब है लेकिन वो कंप्लीटली जॉब नहीं है उनके पास, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, वो उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिवीज़न ऑफ वर्क है, यानी कि उनका 10 लोगों का काम 50 लोगों में बट गया है, तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है उसे हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। हिंदी में अगर हम देखें प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 20 लोग एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आपको एक लक्ष्मी की फैमिली की कहानी बता रखी है। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न मोर एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द वेजेस सिंस डू नॉट नीड 5 पीपल टू वर्क। लक्ष्मी की फैमिली में 5 लोग हैं और 5 के 5 जो है वो अनइरिगेटेड लैंड पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें 5 के 5 तो ऐसे लगता है कि सारे के सारे काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी completely fully employed नहीं है। This is the situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। वो अपनी potential से कम काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। क्लियर? तो अगर उन 2 लोगों को 5 में से अगर 2 या 3 लोगों को अलग से काम भी मिल जाता है तो उनकी फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी और उनके प्रोडक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर उनमें से एक दे रखा है कि अगर लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न मोर एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन और देयर फार्म, 2 पीपल may move to work in a factory, once again the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much more from their land. There are lack of farmer like लक्ष्मी in India। इसी लक्ष्मी के जैसे ही और भी फार्मर्स होंगे जो कि इसी तरह से बिजी होंगे, लगेगा कि काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। इस तरीके का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बाकी सेक्टर्स में भी हो सकता है। There are thousands of casual workers in a service sector in urban area where search for daily employment. There are employment as painter. सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, पेंटर है, प्लम्बर है, रिपेयर पर्सन है, अदर डूइंग ऑड जॉब। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। उन्हें हर दिन का काम नहीं मिलता। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ सर्विस सेक्टर स्ट्रीट पुशिंग कार्ट सेलिंग समथिंग वेयर। तुमने देखा होगा जो हॉकर्स आते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो पूरे दिन भर घूमते रहते हैं, घूम घूम कर सामान बेच रहे हैं अपना, लेकिन उनको पूरे दिन भर अगर उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही है और वो घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ठीक है, तो वो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है बट दे आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend more money or bank can provide a loan. अच्छा, अब वो लक्ष्मी का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर लक्ष्मी को
हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। गवर्नमेंट को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए? अगर लक्ष्मी की जो लैंड है उस लैंड के लिए हमें इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए, या वेल को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, या वेल बना दिया जाए, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कैनाल बना दिए जाए, तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जब करेंगे, डैम जब बनाएंगे, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। या अगर हम देखें, अगर उसे इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई तो वो बाकी क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकती है। उसमें वाटरिंग का काम, फर्टिलाइजेशन का काम और बाकी हार्वेस्टिंग का काम, उसके लिए भी हमें मोर मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स, दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर डैम बनाए जाते हैं, कैनल बनाई जाती है, तो उसके लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर उसकी लैंड जो है वो इरिगेट हो जाती है और वो नई फसलें उसमें लगा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो बैंक से लोन ले सकती है, फर्टिलाइजर्स के लिए लोन ले सकती है। सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अगर इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती है और लक्ष्मी पहले से ज़्यादा कमाने लग जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, तो वह अब उसे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बेचना भी पड़ेगा। फॉर दिस ट्राई मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू आर नियर बाई। अब लक्ष्मी की जो प्रोडक्शन हो रहा है खेत में वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसे सेल करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मेक बेटर रूरल रोड्स बनाने पड़ेंगे, मिनी ट्रक्स आगे जाके सारी चीज़ें पहुँच सके, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, उनको हमें खरीदना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैंक अगर हमें लोन दे दे तो बैंक लोन अगर मिलेगा तो कोल्ड स्टोरेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पोटैटो है, ऑनियन है, उन्हें सेल कर सकते हैं और उनको अच्छी कंडीशंस में रख सकते हैं। विलेजेस नियर द फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स खोला जा सकता है, और वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर्स खोले जा सकते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas or necessarily in large urban centers. उसके आगे देखते हैं, इंडिया में 46.9% जो पॉपुलेशन है वो एज ग्रुप 5 to 29 है। आउट ऑफ दिस ओनली 52% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाकी के लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर उन्हें भी वर्किंग एज अ चाइल्ड, देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड, अगर चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को हटाकर अगर हम उन्हें एडुकेशन देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर स्कूल अटेंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो टीचर्स की वैकेंसी आएगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सिमिलरली इफ़ वी इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से भी जॉब क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज़्म में भी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन द न्यू सर्विस सेक्टर लाइक IT, these require proper planning and support from the government. The same study by the Planning Commission says that tourism as a sector is improved. Every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू वर्क जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ इम्प्लीमेंट किया था 200 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये फर्दर एडिशनली एक्सटेंड हो चुका था बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। इसमें क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा, इसे नरेगा 2005 बोला जाता है। अब ये जाकर महात्मा गांधी नरेगा बन चुका है, MG नरेगा। इसके अंदर आपको 100 दिन का काम दिया जाता है। अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, किसी में 150 दिन का भी हो गया है। इसमें मिनिमम वेजेस भी फिक्स है कि इतने मिनिमम वेजेस तो आपको मिलनी चाहिए, 150 से 200 रुपये तो आपको मिलने ही चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इसको देने में नाकामयाब हो जाती है तो फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे करना पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। ठीक है, तो इसके आगे का जो है चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप पहले इसे अच्छे से पढ़िए। आई होप कुछ समझ में आया होगा।
और आगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। आज थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, तो थैंक यू। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड। थैंक यू।